अकाउंट करंट क्या है? तो जब कभी भी फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्शंस होती हैं किन्हीं दो फर्म के बीच में, तो ऐसे टाइम पर अकाउंट करंट इज ए रनिंग स्टेटमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन बिटवीन द पार्टीज फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कि कुछ समय में बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुई हैं दो फर्म में, कभी पैसा आया, कभी सामान दिया, कभी सामान भी वापस आ सकता है। दो फर्म है कि आपस में सामान की जरूरत पड़े तो परचेज, सेल, कैश सब इंक्लूड होती हैं इसकी जो ट्रांजैक्शन होती हैं। एंड इंक्लूड इंटरेस्ट अलाउड, और जो इनका आपस में पेमेंट की देरी वगैरह है उसका जो इंटरेस्ट है या फिर चार्ज है, या तो इंटरेस्ट दिया जाएगा या लिया जाएगा। जब इंटरेस्ट लेंगे तो बेनिफिट का या खर्चा चार्ज है देना पड़े तो जो भी वेरियस आइटम्स हैं। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ ए लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट की फॉर्म में होता है, डेबिट क्रेडिट होता है, करंट अकाउंट है, अकाउंट करंट। तो अकाउंट है तो लेजर अकाउंट की तरह होता है, तो इसमें डेबिट और क्रेडिट होगा। सम ऑफ द सिचुएशंस व्हेन अकाउंट करंट इज प्रीपेड, ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं ये तैयार किया जाता है व्हेन फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस, जल्दी जल्दी जो ट्रांजैक्शंस हो रही हूँ रेगुलरली बिटवीन द टू पार्टीज। तो एग्जांपल क्या है इसका कि मैन्युफैक्चरर हु सेल्स गुड्स फ्रीक्वेंटली टू ए मर्चेंट, कि मर्चेंट को फ्रीक्वेंटली सामान भेजता है ऑन क्रेडिट उधार में, लेकिन पैसा किस्तों में आए, एंड रिसीव्स पेमेंट फ्रॉम हिम इन इंस्टॉलमेंट। तो ऐसे टाइम पर जो किस्त पहले आ गई उसका इंटरेस्ट ना देगा, लेकिन जो लेट आएगी इंस्टॉलमेंट उसके ऊपर इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा। कभी बीच में पेमेंट आ गई, फिर कभी पेमेंट आ गई, तो ऐसे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट आती है डिफरेंट इंटरवल्स पर। एंड चार्जेज इंटरेस्ट, और फिर इंटरेस्ट चार्ज करना है तो इनका अलग से निकालो, फिर इसका अलग से निकालो। तो अलग अलग ट्रांजैक्शंस जो हुई हैं इनका अलग अलग कैलकुलेट करने की बजाय इकट्ठा कैलकुलेट कर देंगे। तो जो फ्रीक्वेंटली जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं दो पार्टी के बीच में उनका ये अकाउंट है। ऑन द अमाउंट विच रिमेन्स आउटस्टैंडिंग, जो पेमेंट आउटस्टैंडिंग है उसी के ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। तो कंसाइनी जो है गुड्स का कैन आल्सो प्रिपेयर एन अकाउंट करंट, जो सामान भेजने हैं तो लेटर इज टू सेटल द अकाउंट एट द एंड ऑफ द कंसाइनमेंट, कि जैसे ही सामान भेजना था वो टाइम भी पूरा हो गया, उसके जो कंसाइनमेंट का एंड आ गया है, तो इंटरेस्ट जितना बनता है लास्ट में जब पेमेंट हो रही है, कब कितनी पेमेंट की गई थी, कितनी अमाउंट थी, कितना टाइम है कि वो देरी की गई है, तो जो भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उसके ऊपर जितने समय तक वो रही देरी उसका इंटरेस्ट। एंड अकाउंट करंट आल्सो इज फ्रीक्वेंटली प्रीपेड टू सेट आउट द ट्रांजैक्शंस, के ट्रांजैक्शंस के आपस में सेट करनी है किसकी, टेकिंग प्लेस बिटवीन ए बैंकर एंड हिज कस्टमर्स, कि वहाँ पर भी कभी पैसा जमा किया कभी निकाला। इट इज़ प्रीपेड व्हेन टू और मोर पर्सन्स, कि आपस में दो या दो से अधिक पर्सन हैं, आर इन ज्वाइंट वेंचर एंड ईच को वेंचर इज एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, की कोई फर्म है उसमें दो पार्टनर हैं, एक ने पहले स्टार्टिंग में 10 लाख लगाए, दूसरे ने 12 लाख लगाए, उसने फिर 5 लाख और लगा दी, दूसरे ने कुछ नहीं लगाया, कुछ समय के बाद उसने 3 लाख और इन्वेस्ट कर दिए। तो पहले स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किए उसके ऊपर अलग इंटरेस्ट या जो प्रॉफिट होगा उसका जो शेयर बनता है वो किस प्रकार कैलकुलेट किया जाए, फिर 5 लाख बाद में लगाए उसका अलग से, 3 लाख का अलग से। तो इस प्रकार इनकी जो अकाउंट्स हैं ये इस प्रकार मेंटेन किए जाएंगे, वहां पर भी अकाउंट करंट रहता है। एन अकाउंट करंट हैज टू पार्टीज, दो पार्टी हैं, वन हु रेंडर्स द अकाउंट। अब दो, अगर हम पार्टी की बात करें कि पहली पार्टी दूसरी पार्टी को एक कागज़ पकड़ाती है कि ये हमारे बीच में ट्रांजैक्शंस हुई थी, मुझे लेना है या देना है, जो भी रहेगा कोई इशू नहीं उसका। तो हो सकता है देना भी रहे, सामान भी लिया हो या कैश दिया हो, ज़्यादा भी हो कि बाद में कुछ सामान लौटा दिया गया हो, कि कुछ भी हो सकता है। तो जब एक पार्टी दूसरे के लिए अकाउंट तैयार करती है तो अकाउंट तैयार हुआ है दूसरे के लिए और तैयार किया है पहली पार्टी ने। अब इनका हम नाम के साथ में डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल। तो जिसका अकाउंट तैयार किया गया है, तैयार करने वाला अलग, जिसके लिए तैयार हुआ वो अलग पार्टी है, दूसरी पार्टी है।
ए इन अकाउंट करंट विद बी, कि बी ने अकाउंट तैयार किया है ए के लिए, तो हम ऊपर हेडिंग लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ए यहाँ पर कस्टमर है, ए इन अकाउंट करंट विद बी, it implies that A is the customer and the account is being rendered by him to him by B, कि B अकाउंट तैयार करता है A के लिए, तो पहले हम A लिखेंगे। तो एक्सप्लेन करना है कि कौन कौन से मेथड हैं अकाउंट करंट के। एक इंटरेस्ट टेबल है कि जब कभी भी जो ट्रांजैक्शन की डेट है और उसकी जो ड्यू डेट है, अमाउंट कितनी है, यानी कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी है, उसके ऊपर इंटरेस्ट पहले ही कैलकुलेट करके इसके सामने लिख देंगे। कोई दूसरी ट्रांजैक्शन है, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हर किसी का इंटरेस्ट का हम टोटल कर देंगे। फिर एक तो ये तरीका है। दूसरा है कि इंटरेस्ट की इस कॉलम की जगह पर हम प्रोडक्ट मेथड यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर प्रोडक्ट लिख देंगे। तो हम अपना प्रोडक्ट वाला मेथड यूज़ करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड जो इंटरेस्ट की टेबल दी गई होगी कि इंटरेस्ट के एक लिस्ट रहेगी, तो ऑल ट्रांजैक्शन है वो अरेंज होती हैं एक अकाउंट की फॉर्म में। 2 एडिशनल कॉलम रहेंगे दोनों साइड में, जैसे अकाउंट में होते हैं कि एक कॉलम है वो इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ डेज़ का। ये हम फॉर्मेट देखेंगे, वहाँ पर क्लियर होगा कि नंबर ऑफ डेज़ का एक कॉलम रहेगा। तो हर एक ट्रांजैक्शन की जो ड्यू डेट है वो कब है, उसी के आधार पर ही एक अमाउंट भी रहेगी कि जो अकाउंट रेंडर किया गया है वो किस डेट को है, कि आज दिसंबर 2023 में सामान खरीदा गया है। चलिए अभी लेटेस्ट आगे अगस्त की कर लीजिए कि अगस्त 2023 की जो ट्रांजैक्शन है ड्यू डेट उसकी सितंबर हो सकती है और 30 नवंबर को अकाउंट क्लोज करना है। तो तब से लेकर 30 नवंबर तक कितने दिन हैं और कितनी अमाउंट थी, इनका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा कि अगस्त से लेकर 30 नवंबर तक अगर कोई ड्यू डेट थी, ये हो सकती है 4 हो 5 हो जितनी भी हो, तो इनके बीच में जो दिनों की संख्या है वो अलग अलग अमाउंट की जो आउटस्टैंडिंग है और कितने दिनों के लिए है उसका इंटरेस्ट हम एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हम प्रोडक्ट मेथड यूज़ करेंगे। तो अदर कॉलम जो है वो इंटरेस्ट लिखा जाता है एक कॉलम में। अगर हम दूसरा तरीका फॉलो करेंगे जो प्रोडक्ट मेथड है, तो उसमें इंटरेस्ट की जगह हम पहले प्रोडक्ट तैयार करेंगे। जैसे आप जीपीएफ में प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उसमें ऐड करते रहते हैं और प्रोडक्ट आ जाता है। तो व्हेन दिस मेथड इज फॉलोड द वे ऑफ प्रिपेयरिंग द अकाउंट करंट रिमेन्स द सेम। तरीका तो वही है, इस मेथड में डिफरेंस यही है कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का तरीका अलग है। हर एक का अलग अलग करने की बजाय एक कॉलम प्रोडक्ट का हो जाता है। अंडर द इंटरेस्ट मेथड इंटरेस्ट कॉलम आर प्रोवाइडेड ऑन बोथ द साइड्स, कि दोनों साइड में इंटरेस्ट का कॉलम है अकाउंट करंट के। लेकिन जो इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच आइटम इज फाउंड आउट फ्रॉम द रेडीमेड इंटरेस्ट टेबल, कि रेडीमेड इंटरेस्ट की टेबल है वहाँ से इंटरेस्ट हो जाता है। लेकिन प्रोडक्ट मेथड है उसमें इंटरेस्ट कॉलम है वो हटा दिया जाता है, उसकी जगह प्रोडक्ट का कॉलम होता है। तो इसमें प्रोडक्ट है हम वो निकालते हैं। तो जो प्रोडक्ट है वो निकलता है नंबर ऑफ डेज और जो अमाउंट है इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ये पहले किस में किया था जी, हमने नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई करते हैं अमाउंट से। ड्यू डेट वाला जो सिस्टम था वह देखा था, एवरेज ड्यू डेट जी। तो बस वही उसी प्रकार है, जो भी आउटस्टैंडिंग है नंबर ऑफ डेज की मल्टीप्लाई हो जाती है, फिर हम इंटरेस्ट जो भी बनता है इस अमाउंट पर सर्टेन नंबर ऑफ डेज, क्योंकि जिस दिन अकाउंट क्लोज कर रहे हैं और ड्यू डेट जो भी है उसके बीच में एक्स्ट्रा टाइम लग गया, उसके बीच का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एवरेज ड्यू डेट तो ये थी कि कुछ नहीं देना पड़ेगा, कि जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई थी उनके बीच की एक ऐसी तारीख आ गई कि उस तारीख को न तो लेना है ना देना है, एक्स्ट्रा जो अमाउंट थी वही हो जाती है। लेकिन इस तारीख को अगर पेमेंट ना की गई हो और 5 महीने के बाद ये अकाउंट तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ इस दिन जब अकाउंट क्लोज कर रहे हैं तब तक यहाँ से यहाँ तक जितना भी दिन है, जितनी भी अमाउंट है, उसका इंटरेस्ट कितना बनता है, ये हम इस अकाउंट करंट में
कैलकुलेट करते हैं। तो सर्टेन नंबर ऑफ डेज इज द सेम थिंग एज इंटरेस्ट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ वन डे। ये इस प्रकार होता है कि जैसे एक दिन का प्रोडक्ट, जैसे अभी आप मान लीजिए कि आपका बैंक में 3 मंथ्स क्वार्टरली बैलेंस देखा जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि पर डे रोजाना 5,000 रुपये अकाउंट में कम से कम रहना चाहिए। तो 3 महीने की अगर बात करें 30 दिन तो कितना हो गया जी, 4,50,000 रुपये। तो एक दिन अगर 4,50,000 रुपये अकाउंट में रख दिया जाए तो 3 महीने की आपकी एवरेज यहाँ पर पूरी हो जाती है। तो उसी प्रकार यहाँ पर यह है कि जैसे भी जो अमाउंट कितने दिन तक पेंडिंग रही, ये प्रोडक्ट मेथड है, इसमें जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो एक दिन का निकालेंगे। जैसे एक दिन इतनी अमाउंट रही हो तो एक दिन का इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करेंगे वो सभी अलग अलग अमाउंट का अलग अलग जो टाइम था वो कैलकुलेट होकर आ जाता है। ये ऐसा तरीका है। तो रिड्यूस द पीरियड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन टू 1 डे, द अमाउंट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ डेज। ये प्रोडक्ट है एंटर्ड अगेंस्ट ईच ट्रांजैक्शन। चलिए हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां से क्लियर होगा। तो हम जो भी बैलेंस है प्रोडक्ट का बैलेंस देखते हैं, उनका डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस के ऊपर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब ये जो ट्रांजैक्शंस हुई थी, अब कोई ये जो ड्यू डेट आई, ड्यू डेट पर अगर अमाउंट दे दी जाए तो कुछ इंटरेस्ट न देना है न लेना है। लेकिन जो ड्यू डेट से पहले ही अगर ये अकाउंट क्लोज हो जाए तो पैसा देना पड़ेगा। क्या होगा जी यहाँ पर? छूट मिलनी चाहिए सर उसे। यानी कि अगर दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ जो इंटरेस्ट इतना माइनस हो गया उसको कहते हैं रेड इंक इंटरेस्ट। कि जो नेगेटिव इंटरेस्ट होता है कि जो टाइम पर देना था उससे पहले अगर दे दिया तो जो इंटरेस्ट बढ़ना था वो बढ़ने की बजाय यहाँ घट गया क्योंकि पहले पेमेंट हो रही है, वो कहलाता है रेड इंक इंटरेस्ट। और ये रेड इंक में इसलिए है कि ये अलग से पहचान में आए, जब ऐसी सिचुएशन हो तो रेड इंक में लिखते हैं ये इंटरेस्ट। इन केस द ड्यू डेट ऑफ ए बिल फॉल्स आफ्टर द डेट ऑफ क्लोजिंग, कि जो क्लोजिंग कर रहे हैं उसके बाद ड्यू डेट है और पेमेंट पहले ही हो रही है, तो अकाउंट देन नो इंटरेस्ट इज अलाउड, कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा इसके लिए। हावेवर इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग टू सच ड्यू डेट, कि जो क्लोजिंग है उसके बाद ड्यू डेट है, पेमेंट पहले ही कर दी, तो जो क्लोजिंग है क्लोजिंग से लेकर ड्यू डेट तक इज रिटन इन रेड इंक। इसका बीच में जो भी इंटरेस्ट बनता है कि इतने जो इंटरेस्ट है वो नेगेटिव हो गया। इन द अप्रोप्रिएट साइड ऑफ द अकाउंट करंट, अकाउंट करंट के अप्रोप्रिएट साइड में भी जिस तरह भी सूटेबल होता है। तो दिस इंटरेस्ट इज कॉल्ड रेड इंक इंटरेस्ट। दिस रेड इंक इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज नेगेटिव इंटरेस्ट। इन एक्चुअल प्रैक्टिस द प्रोडक्ट ऑफ सच बिल। चलिए अब आगे तो वही चीजें हैं, अब प्रैक्टिकल करते हैं इसमें। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ए अकाउंट करंट, प्रिपेयर करना है, दैट इज रेंडर्ड बाय द परवीन टू रोहित। रेंडर्ड बाय परवीन टू रोहित, वर्डिंग कैसे लिखेंगे जी? किसका अकाउंट है और कौन तैयार कर रहा है इसमें? माइक ऑन कीजिए प्लीज। ये परवीन का अकाउंट है सर, रोहित तैयार करेगा। रेंडर्ड बाय नहीं सर, यही चीजें इसलिए पूछ रहा हूं कि यहाँ कंफ्यूजन ना रहे। जो रेंडर किया गया है वो परवीन के द्वारा रेंडर किया गया है। ये माइक ऑन है किसी का, प्लीज ऑफ कर लीजिए, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। तो टू रोहित यानी कि वो कागज का टुकड़ा रोहित को पकड़ाया जाएगा। तो रोहित का अकाउंट है और परवीन तैयार कर रहा है। कब? 31 अगस्त 2023 को। वो तो ठीक है, जो भी डेट दी गई हो, और इंटरेस्ट लगेगा पर एनम वो 18% है। चलिए अब क्या क्या दिया गया होगा आपके क्वेश्चन में, और डेट
पर्टिकुलर्स और अमाउंट और ड्यू डेट। अगर ड्यू डेट ना दी गई हो तो क्या करेंगे जी? जो ट्रांजैक्शन की डेट है वही ड्यू डेट मान लेंगे। ओके जी। तो 2023 में 11 जून, 15 जून, 20 जून को कभी गुड्स भेजा गया, कभी गुड्स है सेंट है, कैश रिसीव हुआ है, इनका आपस का लेन देन हुआ, अमाउंट दी गई है। अमाउंट कम हो ज़्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पूरा लेन देन हुआ। अब हम इसको एक अकाउंट की फॉर्म में लिखेंगे जो कि फॉर्मेट है रोहित का अकाउंट है, इन अकाउंट करंट विद परवीन, कि परवीन तैयार कर रहा है अकाउंट करंट रोहित का। पहले नाम आएगा मतलब ये अकाउंट उसका है, तो रोहित रिसीव करेगा तो डेबिट साइड में करेंगे, तो इसमें डेट पर्टिकुलर कि किस तारीख को क्या ट्रांजैक्शन हुई थी और उसकी ड्यू डेट क्या है और कितनी अमाउंट है, ये सब तो आपके पास क्वेश्चन में दिया गया होगा। अब देखना ये है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई हैं 31 अगस्त को अकाउंट क्लोज हो रहा है, तो 11 जून को जो सामान भेजा गया था 11 जून से 46,500 रुपये का 31 अगस्त तक का ब्याज कितना बनता है। दूसरा सामान भेजा गया 15 जून को 36,950 का 15 जून से लेकर 31 अगस्त तक का ब्याज कितना बनता है। इसके बाद 44,750 रुपये का 20 जून से लेकर 31 अगस्त तक का ब्याज कितना बना, और 54,975 रुपये का 7 जुलाई से 31 अगस्त तक का ब्याज कितना बना। 59,000 का 8 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक ब्याज कितना बना। अलग अलग करने की बजाय अब हम जो तैयार करेंगे वो इकट्ठा निकल कर आ जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया जी? इसमें है क्या अकाउंट करंट में? जी सर। ओके जी। तो ये जो फॉर्मेट है नंबर ऑफ डेज, यानी कि कितने दिनों तक 11 जून से लेकर 31 अगस्त तक कितने दिन बने, कितनी अमाउंट थी, ये अमाउंट इतने दिनों तक रही, इनको मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट आ जाएगा। और यही फॉर्मेट फिर राइट साइड में है, ये आपकी डेबिट साइड होगी, राइट साइड आपकी क्रेडिट साइड हो गई। तो स्टार्ट करें। अभी आप माइक ऑन कीजिएगा। अब मुझे थोड़ा सा इनका आइडिया कम है, आप लोग ट्रांजैक्शन बताना जो जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। 11 जून को गुड्स सेंट टू रोहित, क्या एंट्री रहेगी जिसकी? गुड्स भेजे मतलब बेचे। रोहित टू सेल्स अकाउंट। रोहित टू सेल्स, ओके। और हम रोहित का अकाउंट लिख रहे हैं, रोहित को डेबिट किया है, रोहित डेबिट टू सेल्स, तो डेबिट साइड में लिख दीजिए। अब ये यहां पर लिखा नहीं गया है डेबिट और क्रेडिट, आप ध्यान रखना ये लिखना है। तो रोहित डेबिट हुआ है ना 46,500 से 11 जून को, 11 जून टू सेल्स अकाउंट, और ड्यू डेट जब नहीं दी गई है तो हमें ट्रांजैक्शन की डेट ही लिख देनी है 46,500। ये सब क्वेश्चन में आपके पास अवेलेबल था। अब मुझे बताइए कि 11 जून ड्यू डेट थी लेकिन 31 अगस्त तक उसने पेमेंट नहीं की, तो इसका इंटरेस्ट देगा। कितने दिन हो गए जी यहां तक? जून, जुलाई, अगस्त। जून के कितने दिन होंगे जी? 19 होंगे सर। 19। तो इस प्रकार ये तो हम एवरेज ड्यू डेट में पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, इस तरीके को देख चुके हैं, तो बार बार करने की जरूरत नहीं है। कितने दिन हो गए जी यहां पर? 81। यस सर। 81 डेज जो बने
यानी कि 46,500 रुपये 81 दिन तक पेमेंट नहीं हो पाई थी। मल्टीप्लाई करेंगे एक दिन के लिए इतनी अमाउंट मान लीजिए फिर जो प्रोडक्ट आया है, तो हम ऐसे ही हर किसी का प्रोडक्ट निकालेंगे। बस हमें ध्यान ये रखना है कि डेबिट या क्रेडिट साइड में किस साइड में एंट्री आएगी। 15 जून को कैश रिसीव हुआ जी रोहित से 36,950। जर्नल एंट्री ध्यान देंगे, गलती नहीं होगी। कैश टू रोहित, कैश डेबिट टू रोहित। गिवर है, पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर, तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे 15 तारीख को बाई कैश। और 36,950 ड्यू डेट नहीं दी गई है, तो ट्रांजैक्शन की डेट ही हमने ड्यू डेट लिख देनी है। अब 15 जून से लेकर 31 अगस्त तक ये अमाउंट रोहित की परवीन के पास रही है, तो डेबिट क्रेडिट साथ साथ में लिखते रहेंगे। तो लास्ट में क्या है, इनका डिफरेंस आ जाएगा कि एक अमाउंट 10 दिन एक ने रखी, एक ने 5 दिन, तो डिफरेंस जो है 5 दिन का ब्याज लग जाएगा। जिसके पास ज़्यादा अमाउंट रही, ज़्यादा दिन तक रही, वो ब्याज दे देगा। कोई अमाउंट उसके अपोजिट भी मिल जाएगी। तो डेबिट क्रेडिट लिखते रहेंगे तो उसका हिसाब बराबर हो जाएगा, लास्ट में डिफरेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ 11 जून से 81 दिन थे और ये 15 जून है, 4 दिन और, तो 4 दिन कम करेंगे, 4 दिन 7 4 11 77 डेज, और मल्टीप्लाई कर देंगे अमाउंट को और नंबर ऑफ डेज को, प्रोडक्ट आ जाएगा। अब आगे 20 जून को गुड्स सेंट, वही है टू सेल्स अकाउंट। आपकी क्या क्या एंट्री होंगी यहाँ पर, परचेज, सेल्स और कैश, यही तो ट्रांजैक्शन होंगी। या तो कोई नगद देगा, नगद या तो इधर आएगा या उधर जाएगा। दोनों का अगर आपस में सामान लेन देन हो रहा है तो एक बिक्री करेगा, दूसरे की परचेज होगी। तो आपकी सेल्स सारी इस साइड में आएंगी, क्योंकि जो भी नाम रहेगा, जो भी डेटर है, डेटर डेबिट टू क्या आ जाएगा जी, सेल्स। परचेज में परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा जी, क्रेडिटर, देने वाला। तो इस तरफ आपकी परचेज आ जाएगी, इस तरफ आपकी सेल्स आ जाएगी, और कैश जो भी दे रहा होगा उसे हम क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट द गिवर। तो सामान भेजा है टू सेल्स, ड्यू डेट चेंज होगी और अमाउंट चेंज होगी। तो 20 जून से लेकर 31 अगस्त तक के दिन निकाल देंगे। तो 11 जून से यहाँ पर आपका 9 दिन का डिफरेंस फिर आ गया। अमाउंट कितनी है और नंबर ऑफ डेज कितने हैं। नंबर ऑफ डेज हमने काफ़ी डिटेल में आराम से भी कैलकुलेट किए थे, तो अब इसको फटाफट कर लेते हैं। बस आपको देखना है कि इसका तरीका क्या है। ये जो तरीका है प्रोडक्ट निकालना, नंबर ऑफ डेज निकालना पहले कर चुके हैं, बाकी सब आपके क्वेश्चन में दिया गया है। 7 जुलाई को फिर सामान भेजा, सेल्स होती रही, कितनी भी ट्रांजैक्शन हो जाए, वही तो कहा था कि फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस। 8 अगस्त को कैश रिसीव हुआ रोहित से, क्रेडिट द गिवर, तो क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय कैश अकाउंट। इसके बाद नंबर ऑफ डेज निकाल देंगे कि 8 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में कितने दिन ये अमाउंट रही है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती हैं। पहले छोटा क्वेश्चन लिया है, अब हम टोटल कर लेंगे। और टोटल किसका करेंगे, जो ज़्यादा है, प्रोडक्ट का दोनों तरफ से टोटल करेंगे। जो भी ज़्यादा होगा, जैसे हम बैलेंस करते थे लेजर में, बैलेंसिंग, तो बैलेंसिंग के लिए हमें ज़्यादा साइड वाला टोटल करना है। प्रोडक्ट का दोनों तरफ देखेंगे, टोटल ज़्यादा वाला है उसे कर देंगे। टोटल करने के बाद इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। जैसे वहाँ पर हम बैलेंस निकालते थे, बैलेंस CD, तो यहाँ पर इनका बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकाल देंगे। एक चीज़ ये बताइए जी, जो ये डेबिट साइड में लिखा है
ये तो रोहित ने रिसीव किया है इतना अमाउंट, और ये रोहित ने दिया है। दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो एवरेज वही आएगी ना कि कितनी अमाउंट और देनी बाकी है या ज्यादा दिया होगा, वही निकल कर आएगा। यही पॉइंट है इस क्वेश्चन में। माइक ऑन करके बोलिए प्लीज। तो दोबारा बताना। कि जो भी प्रोडक्ट हमने ये निकाला है 81 डेज तक 46,500 रहे, 72 डेज तक 44,750 रहे, ये सारे रोहित ने रिसीव किए हैं। ये तो रोहित के द्वारा रिसीव है, डेबिट साइड में है। और ये जो अमाउंट है ये रोहित ने दी है, यानी कि 77 डेज तक परवीन के पास रही, नकदी दे दी थी उसने। 23 दिन तक 59,000 ये परवीन के पास रहे। तो जो रिसीव किया है और जो दिया है इसका डिफरेंस निकाल देंगे, वो यही बचेगा ना। या तो रोहित देनदार रहेगा या रोहित ने ज़्यादा दे दिया होगा तो परवीन रोहित को देगा। चलिए एग्जाम्पल लेता हूं। अरविंद जी को मैंने 5,000, दुकानदार हूं, मैंने 5,000 का सामान दिया, फिर 3,000 का सामान दिया। ये उधार में है। 3,000 का सामान देने के बाद अरविंद जी ने मुझे 1,000 रुपये दिए, फिर 2,000 का सामान लेकर चले गए, फिर 7,000 मुझे दे दिए। आज हम अपना हिसाब कर रहे हैं। कितना लेन देन बाकी रह गया जी? दो 2,000 और देना है सर। मतलब आप मुझे देंगे 2,000 रुपये? यस सर। यहाँ पर वही हुआ है कि रोहित ने जो रिसीव किया ये अमाउंट इतने दिन के लिए हमने इसका प्रोडक्ट निकाला है, तो ये तो रिसीव की थी। जैसे आपका नाम लीजिए एक बार, यहाँ पर हम मैं कहता हूँ कि ये अरविंद जी ने ये सामान लिया था और ये बीच बीच में नकदी दी थी, तो ये इनका जो डिफरेंस निकालेंगे वही तो देनदारी बाकी रह जाएगी ना फिर। जी सर। तो बस इतना ही है कि हम इनका टोटल करेंगे प्रोडक्ट का जो ज़्यादा है वो टोटल किया, दूसरी तरफ लिखा, इन दोनों का डिफरेंस निकाला, जो भी अमाउंट पहले थी तो बैलेंस निकाल दिया हमने प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट का बैलेंस आ गया ये अमाउंट। तो प्रोडक्ट का जो बैलेंस आ गया, इस अमाउंट के ऊपर अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि 2,000 रुपये बचे रह गए थे अरविंद जी के, उसके ऊपर हम इंटरेस्ट लगा देंगे कि आपने 2 महीने में दिया है, तो ये वही डिफरेंस है। डिफरेंस के ऊपर हम करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेट, जो कि 18% पर एनम का रेट दिया गया है। जिस तरफ का ज़्यादा था उसके अपोजिट में हम निकालते हैं बैलेंस। जब ये क्रेडिट साइड में आया है तो ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है जी? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस है मतलब जो रोहित हैं इनका ज्यादा है, मतलब प्राप्त ज्यादा किया है, इसका मतलब यही हुआ ना, डेटर बन गए ना वो तो। जी सर। तो डेटर है जिसने सामान ज्यादा ले रखा है, तो ब्याज देगा या लेगा डेटर? देगा सर ब्याज। देगा। तो इंटरेस्ट हम यहां उसकी अमाउंट जितनी बनती है, जो इतना रुपए देना था, उसके साथ में ब्याज भी जुड़ जाएगा। जी सर। ओके। तो अब हम क्या करेंगे कि जो भी डिफरेंस आया है इस डिफरेंस के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे दूसरी तरफ। सीधे से शब्दों में आप याद रख सकते हैं कि जिस तरफ प्रोडक्ट का बैलेंस आया है उसके अपोजिट साइड में इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो, और फिर जो अमाउंट है, क्योंकि अब इंटरेस्ट तो हम जोड़ देंगे, अब इतनी अमाउंट के साथ साथ ये अमाउंट ऑलरेडी पे भी हो चुकी है, तो ये भी तो माइनस करनी पड़ेगी। सही बात है जी? सर। जी सर।
तो इनका डिफरेंस निकाल देंगे, यानी कि बैलेंस निकाल देंगे अमाउंट का, उतनी अमाउंट पे हो जाएगी। ओके, बैलेंस निकाला हमने प्रोडक्ट का, जो भी डिफरेंस आया, लेन और देन, ये लिया लेन था, ये देन था, इतने रुपए दिए भी हैं, प्रोडक्ट निकाल दिया। प्रोडक्ट का जो डिफरेंस आया उसके ऊपर इंटरेस्ट देगा रोहित, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। तो ये जो अमाउंट थी इसका हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, 18% दिया गया था। और अगर हम, ये अमाउंट है 5809,975, ये अमाउंट बड़ी हो छोटी हो कोई दिक्कत नहीं हमें, इस अमाउंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 18% क्वेश्चन में दिया गया था, तो 18 डिवाइड बाई 100। अब टाइम भी आता है जी, प्रिंसिपल रेट एंड टाइम, फॉर्मूला यही होता है, मूलधन गुना जमा गुना समय, जी सर। मूलधन गुना दर गुना समय। तो टाइम कितना है जी इसका? इसने तो पर एनम बोला ना, रेट जो है पर एनम है, साल का रेट दिया इसने तो। पर डे का निकाल लेंगे सर। एक दिन का निकाल देंगे कि हमने देखिए प्रोडक्ट के हिसाब से कितनी वैल्यू ज्यादा आ गई है, 18% कैलकुलेट करेंगे जो कि आपके क्वेश्चन में दी गई होगी, और ये हर बार फिक्स रहेगा 1 डिवाइड बाई 365। एक दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। तो प्रोडक्ट मेथड का यही है कि जो भी इनका लेन देन हुआ, कितनी अमाउंट कितने दिन तक रहा, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा कि इनके बीच में जो लेन देन हुआ 31 अगस्त को अगर अकाउंट क्लोज करेंगे तो ये इंटरेस्ट बनेगा। क्लियर है जी पॉइंट? जी सर। सर ओके। ये हर एक में सर एक ही दिन का निकलेगा सर, जितने भी जी, question हैं? क्योंकि हम प्रोडक्ट जो मेथड है ना वो यही है। आप जीपीएफ में 1/12 करते थे, वहां पूरे महीने का निकालते थे। 1/365 करेंगे, ये एक दिन का निकल जाएगा, क्योंकि हम यहाँ दिनों में हिसाब कर रहे हैं ना, डेज में है, जबकि जी। जीपीएफ आपका मंथली रहता है। जी सर। तो प्रोडक्ट मेथड में हम एक का निकाल देते हैं, दिनों की बात हो तो एक दिन, महीनों की बात हो तो एक महीना। तो यहां पर हमने इंटरेस्ट भी निकाल दिया। तो जो अमाउंट इतनी सामान के रूप में रोहित रिसीव कर चुका था, उसके ऊपर ब्याज भी देना है, तो ये भी देनदारी, ये भी देनदारी, जोड़ दें अब इसको कि इतनी अमाउंट देनी है। जी सर। एबीसी मान लेते हैं, एबीसी अमाउंट आ गई कि भाई इतनी अमाउंट आपको पे करनी है। तो रोहित बोलेगा नहीं जी, इतनी तो मैं दे भी चुका हूं, माइनस कर देंगे, डिफरेंस निकाल देंगे। तो ठीक है, ये जो टोटल अमाउंट बनती है, दूसरी तरफ हम 36,950 और 59,000 जो है उसको माइनस कर देंगे तो बैलेंस निकल कर आ जाएगा। तो 1,49,090 रुपये .19, ये डेसिमल में रखना जी, राउंड ऑफ नहीं करना है। इसमें से हमने ये दोनों माइनस कर दी, जो कैश में पेमेंट हुई थी। बची हुई अमाउंट 53,140.19, ये अमाउंट अब पे की जाएगी रोहित के द्वारा। रोहित पे क्यों करेगा जी? ये तो क्रेडिट साइड में लिखी है ना, क्रेडिट द गिवर, ये तो दे दिए ना, या कुछ और हुआ है? उधार में सामान गया था सर। हाँ जी, उधार में सामान जाता सर, वो भी तो क्रेडिट साइड। नहीं, उधार में अगर सामान गया है तो डेबिट करते हैं हम रोहित को। ये रोहित बैलेंस दूसरी साइड का बैलेंस है सर। जी बिल्कुल, बैलेंसिंग करते समय जिस तरफ बैलेंस आता है, यहां पर आया है क्रेडिट साइड में, तो ये बैलेंस क्रेडिट बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस डेबिट बैलेंस है। और डेबिट द रिसीवर, यानी कि वो डेटर है। डेटर कौन होता है? जो उधार में सामान लेकर गया है या उधार में पैसा लेकर गया है। तो यहां पर ये डेबिट बैलेंस है। ठीक है जी। जी। तो
तो डेटर बढ़ गया है, यानी कि 53,140.19 का रोहित डेटर है। और रोहित डेटर है तो क्या करेगा, पे करेगा या लेगा? पे करेगा सर। पे कर देगा। बस यही इस क्वेश्चन का सार था, निचोड़ था। सबसे पहले हमें दोनों जो प्रोडक्ट हैं उनका बैलेंस, टोटल जो है, टोटल में से जो कम रहेगा जिस तरफ का, वहाँ का डिफरेंस निकालना है और उसी डिफरेंस का फिर दूसरी साइड में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और उसी इंटरेस्ट का फिर टोटल करके अमाउंट जो है इसको बैलेंसिंग कर देना है। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो अमाउंट पे की जाएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन 2 है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट। आप ये बता दीजिए कि 2865.19 इज द इंटरेस्ट विच विल बी पेड बाय द रोहित, पेड बाय हिम। अब पूछे कि टोटल अमाउंट कितनी पे करेगा, वो 53,140.19 टोटल अमाउंट इतनी पे होगी। इंटरेस्ट अगर अकेला पूछा जाए तो इतना पे करेगा। अभी क्लियर है जी क्वेश्चन? जी सर, काफी हद तक है सर। चलिए फिर एक प्रैक्टिस और करते हैं और हद को भी क्रॉस कर देंगे। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैं, अकाउंट करंट है, रेंडर किया गया है अरविंद के द्वारा और धर्म को। रेंडर्ड बाय अरविंद टू धर्म, इसका मीनिंग बताइए मुझे। अरविंद तैयार करेगा सर। अरविंद तैयार करेगा, धर्म का कागज का टुकड़ा किसे पकड़ाया जाएगा, हिसाब किताब का धर्म को। और वो 31 दिसंबर को है। इंटरेस्ट है वो 12% है और जो ट्रांजैक्शन दी गई है वो ये है 2021 में 30/6 को। ओहो, ये तो एक वर्ड और आ गया, ये भी समझ में नहीं आया मुझे। बैलेंस लिखा है, मतलब पहले का कुछ हिसाब किताब होगा, उसकी पेमेंट नहीं हुई, उसके ऊपर भी तो ब्याज लगेगा। फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ पहले का बैलेंस हो, जैसे अभी हमने इंटरेस्ट निकाला था, कुछ 34,000 कुछ आया था, कितना आया था, अगर वो उस दिन पे ना करे, अकाउंट तो क्लोज कर दिया, पेमेंट ना हो तो उसके ऊपर भी फिर आगे हिसाब किताब चलता रहेगा क्लोजिंग के बाद भी। तो ये पहले का बैलेंस है। ओइंग बाई, ओइंग क्या होता है, कर्जा लिया गया है किसके द्वारा, बाई धर्म। तो पेमेंट किसे करनी है जी, धर्म ही करेगा सर। धर्म पेमेंट करेगा, तो मतलब वो डेटर है। जी सर। और डेटर क्या होता है, डेबिट। जी सर। ओके, फिर गुड सोल्ड है, रिसीव्ड है, कभी दिया कभी लिया कभी। अच्छा, ये और आगे एक नई चीज, धर्म एक्सेप्टेड ऋतिक्स बिल। ऋतिक नाम है, अच्छा रोहित नहीं, इसमें ऋतिक, अरविंद, सॉरी अरविंद की जगह या तो ऋतिक या इसमें गलती रह गई है। गलती यही कि नाम ऋतिक या अरविंद जो भी चलेगा, हम आगे देख लेंगे, आगे जो अपडेट होगा। तो धर्म ने एक बिल एक्सेप्ट किया है, इसका क्या मतलब है, अरविंद के लिए बीआर है सर। ओके जी, अरविंद को ये पैसा मिलेगा और जिसने एक्सेप्ट किया है, धर्म ने एक्सेप्ट किया है, तो वो पेमेंट करेंगे, क्योंकि वो क्या आता है कि जो ड्रॉयर है भेजता है कि मैंने इतना सामान दिया है, इतना की पेमेंट करनी है, उस दिन पेमेंट करनी है, वो एक्सेप्ट कर देता है, एक्सेप्टेड और इनिशियल कर देता है, मतलब मैं इतनी पेमेंट देने को तैयार हूं। तो यहां एंट्री क्या हो जाएगी, अगर जर्नल एंट्री पास करना चाहें तो क्या होगी, बिल एक्सेप्ट करके फिर अरविंद को दिया जाएगा, तो पेमेंट करनी है ना उसकी। जी सर। ओके, कैश रिसीव्ड सोल्ड, बाकी नॉर्मल एंट्रीज हैं, चलिए देखते हैं इसको एक एक करके। और इसमें भी ड्यू डेट कहीं नहीं दी गई है, तो जो डेट दी गई है ट्रांजैक्शन की डेट है, वही सारी डेट आपकी कौन सी डेट हो जाएगी जी, ड्यू डेट सर। ड्यू डेट। ओके, अब फटाफट करते हैं। 30/6 को बैलेंस जो धर्म के द्वारा ओइंग बाई था डेबिट हो जाएगा 30/6 को। टू बैलेंस बीडी की पहले का बैलेंस जो ब्रोड डाउन किया है
हम नीचे लेकर आ गए हैं, पहले कोई हिसाब किताब था वो बैलेंस ले आए हम यहाँ पर। अब ये 30/6 से लेकर 31 दिसंबर तक इस अमाउंट का ब्याज देना होगा। तो नंबर ऑफ डेज 185 निकाला, इतनी अमाउंट को मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट आ गया। 17 जुलाई को गुड्स सोल्ड टू धर्म। थोड़ा सा बताइए जी, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में? एंट्रीज आप मन में भी ध्यान कर सकते हैं। डेबिट साइड से। डेबिट साइड में एंट्री करेंगे 17 जुलाई को टू सेल्स अकाउंट 10,500 रुपये। कितने दिन के लिए? 17 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक 167 दिन के लिए प्रोडक्ट निकाल दिया हमने, मल्टीप्लाई किया अमाउंट को नंबर ऑफ डेज से। 1/8 को कैश रिसीव्ड फ्रॉम धर्म, क्रेडिट साइड से। मतलब क्रेडिट द गिवर, और हम धर्म का अकाउंट तैयार कर रहे हैं। क्रेडिट द गिवर मतलब बाई कैश आ गया 1/8 को 26,000। नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे कि 1 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर तक 26,000 के हिसाब से एक दिन का माने तो इतना अमाउंट है, प्रोडक्ट हो गया ये इनका। 19 अगस्त को फिर सामान बेचा गया धर्म को। अब सेल्स परचेज की क्रेडिट साइड में कैश जो लेगा देगा वो ध्यान रखना है। टू सेल्स अकाउंट नंबर ऑफ डेज निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे अमाउंट से, प्रोडक्ट निकल कर आ जाएगा। ओके, इसके बाद कैश रिसीव्ड फ्रॉम धर्म, यही ट्रांजैक्शन चलेंगी। पैसे का तो लेन देन रहेगा, या सामान बिकेगा या सामान खरीदा जाएगा, इनका तो यही अकाउंट है ना। 1/9 को धर्म ने एक्सेप्ट कर लिया है ऋतिक का बिल, जो कि 3 months डेट फॉर ₹27,850 है, 3 महीने के लिए। तो इसमें ड्यू डेट क्या यही 1/9 रहेगी? नहीं सर, फिर इसमें तो सर 3 मंथ और इंक्लूड होंगे सर। ओके जी, थोड़ा सा बताइएगा मुझे। 1/9 इसमें 3 महीने अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या आएगा जी? 4/12। बिल्कुल सही जी। जी सर। बाकी कैंडिडेट सहमत है 4/12 आएगी? 3 डेज और इंक्लूड होगा सर। तो मैं तो अगर कहूँ तो सितंबर का महीना, अक्टूबर का और नवंबर का 3 महीने कंप्लीट हो गए। और अगर 3 दिन और ऐड करूं तो 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर आनी चाहिए। बताइए जी। जी सर। बाकी भी सोचिए प्लीज, क्योंकि मेरा मैथ थोड़ा सा कमजोर है। क्या ये कैलकुलेशन 3 दिसंबर के हिसाब से सही है? सर अगर उसका 1/9 को है तो उसमें 3 दिन ऐड करके 4 दिसंबर करेंगे। नहीं, पहले हम 3 months कंप्लीट करेंगे जी। तो 3 months हो गए ना यहाँ। जी सर, ये दिसंबर तक हो गए सर 3 महीने और 1, 2, 3 सर। एक रूल है कि जो ट्रांजैक्शन की डेट है हम उसे छोड़ देंगे। अब आपको याद रहेगा आगे, ट्रांजैक्शन की डेट को हम नहीं लेते हैं। तो 1 सितंबर हमने नहीं लिया तो एक दिन आगे भी तो जाना पड़ेगा। क्लियर हुआ जी पॉइंट? सर वो डेज में होता है या मंथ में भी होता है? अब मंथ में जैसे ये 1 सितंबर है, अगर आपके इसमें 5 महीने आप ऐड कर लीजिए, आप सीधे महीने ऐड कीजिए सितंबर से। यहाँ पर जो भी फिगर है यानी कि डेट जो भी है वही डेट रहेगी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। 1 जनवरी 5 महीने यहाँ कंप्लीट। सर Sorry, वो ऐसा कि किसमें सर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब आएगा जी। हाँ जी, क्या बोल रहे थे? सर फिर वो ऐसा कौन सा है जैसे कि 3 मार्च से लेकर फिर 2 अप्रैल तक होगा महीना, ऐसा भी तो था उसमें। ओके, इसमें 2 ही चीजें होती हैं, या तो आपको मंथ्स में देगा या फिर डेज में देगा। अगर मंथ्स में देता है तो जो भी डेट हो
एग्जाम्पल लेते हैं 15 दिसंबर को ट्रांजैक्शन हुई और 1 महीने बाद ड्यू होगी, तो 15 का जो फिगर है ये आपका सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं करना है। दिसंबर की जगह हो गया जनवरी। ठीक है जी। अगर बात करता है डेज की तो हमें एक्चुअल में दिनों की गणना करनी पड़ेगी। 15 दिसंबर के बाद जनरली हमारा महीना 30 डेज का होता है, हम 30 डेज ही ऐड करते हैं इसमें। बताइए कब ड्यू होगा जी? 30 डेज और ऐड कर देंगे तो 15 तारीख को तो हमें इग्नोर करना है। दिसंबर के कितने दिन हो गए जी बताइए मुझे? 14 जैन को हो जाएगा सर। 31 माइनस 15 करूं तो 16 डेज दिसंबर के हो गए। जी सर। तो अब जनवरी के कितने दिन लेंगे? 30 कंप्लीट हो जाए 14 सर। तब यहां पर ये 14 जैन को ड्यू होगा अगर दिनों में कहता है तो। जो आपकी ट्रांजैक्शन डेट है उसे आप इग्नोर कर दीजिए, छोड़ दीजिए। यहां पर 31 दिसंबर जिस डेट को क्लोज कर रहे हैं ये डेट शामिल करनी है। दिसंबर का महीना पूरा लेना है आपको 31 तक, 31 दिन लेने यहां पर। लेकिन ट्रांजैक्शन की जो डेट है यानी कि ड्यू डेट यहां पर जो है आप इसे छोड़ दीजिए। 18 से गिनना शुरू करेंगे आप। 18 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई। क्लियर हुआ जी पॉइंट अभी? यस सर। इसकी सर फिर 4 जनवरी रहेगी सर। जी अभी निकालते हैं। कौन से की अभी जो ये जो क्वेश्चन में दिया है वो या हमने जो एग्जांपल लिया उसमें? क्वेश्चन में दिया सर। क्वेश्चन का चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कि 1 तारीख तो रहेगी वही, महीना आप 3 ऐड कीजिए। 9 और 3 12। 1 दिसंबर नॉर्मल आ गई। अब इसमें 3 दिन जोड़ दीजिए। स्टार्टिंग में जिन्होंने बताया था बिल्कुल सही बताया था, 4 दिसंबर। ठीक है जी। तो जब कभी भी मंथ्स का जिक्र आता है बस आप उतने मंथ्स ऐड कर दीजिए, मंथ में डेट वही रहेगी और उसमें फिर 3 डेज जो ग्रेस के हैं वो ऐड कर दीजिए। मैम कंसेप्ट क्लियर हुआ? जी सर। फीस का मतलब सर एवरेज ड्यू डेट में भी और इसके अंदर भी सर पहला दिन छूटेगा सर। जी बिल्कुल वही चीजें हैं। लीव में काउंट होगा सर शायद। लीव में क्या होता है कि जैसे दिन से हो जाता आपको कहते हैं कि आप आज कौन सी डेट है? 18 है क्या? है। जी सर। 18 दिसंबर से आप छुट्टी पर हैं, इसका मतलब 18 तारीख को सुबह से ही आप छुट्टी पर हैं। जी सर। तो वो आपकी छुट्टी का काउंट हो गया कि आप 17 तक तो ड्यूटी पर थे। सही बात है जी? जी सर। अगर कोई कहे कि आपने 18 दिसंबर से 1 महीने की छुट्टी ले ली, 18 दिसंबर से आपने दिसंबर में कितने दिन ड्यूटी की? 17 दिन ड्यूटी की। 18 को आप छुट्टी पर हैं, तो ये जो ड्यू डेट है उस दिन तो कि पैसा मिलेगा शाम तक वेट करना पड़ेगा। जी सर। उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, उसे हम कैसे काउंट कर सकते हैं? अगले दिन रात के 12 बज गए तब हम कहेंगे भाई ड्यू हो गया, आपने दिया नहीं पैसा, ब्याज लगेगा। जिस दिन का करार है उस दिन अगर शाम को पैसा मिले तो ब्याज नहीं लेते हैं, सुबह दे तो भी नहीं, शाम को दे तो भी नहीं, यानी कि ये दिन छोड़ देना है। उसी प्रकार जब क्लोजिंग आएगी वो शामिल करना है। बस ये 2 रूल ध्यान रखना कि ड्यू डेट का हम जो डे है उसे इग्नोर करेंगे और क्लोजिंग का है उसे इंक्लूड करेंगे, शामिल करेंगे। बाकी अब वही चीजें हैं इसमें। अब 4 दिसंबर को जो भी अमाउंट थी 27 दिन होते हैं उसका प्रोडक्ट निकाला। गुड्स बॉट फ्रॉम धर्म। अब अच्छा ये क्रेडिट साइड में आया है, ये बात करना रह गया। क्रेडिट द गिवर, बिल एक्सेप्ट किया धर्म ने,
तो धर्म ने अब जिसके पास पेमेंट करनी थी वो तो उसको दे दिया ना, अब क्रेडिट बिल रिसीवेबल उसे दे दिया, एक प्रकार से उसने पैसा ही दिया है। बिल पर जब साइन कर दिया एक प्रकार से पैसा ही दे दिया। जो बिल लेकर गया है, जिसको बिल मिला है, क्या वो बीच में पैसे मांगने आ सकता है? नहीं सर। तो क्रेडिट द गिवर, आप ऐसे याद रख लीजिए कि जब कभी भी बिल एक्सेप्ट करेगा तो ओके। फिर ट्रांजैक्शन है गुड्स बोट फ्रॉम धर्म, खरीदा गया धर्म से। तो जर्नल एंट्री आप देख सकते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू धर्म, यही एंट्री होगी जी जर्नल की एंट्री। तो धर्म को अब क्रेडिट कर देते हैं। परचेज आप याद रख सकते हैं, परचेज राइट में आएगी, सेल्स लेफ्ट में आएगी। ओके, गुड्स सोल्ड टू धर्म टू सेल्स अकाउंट, वही हम नंबर ऑफ डेज निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम धर्म, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में? क्रेडिट साइड में। ओके जी, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देते हैं, आप जो कहेंगे। अब बताइए क्या करें, सारी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो चुकी है। प्रोडक्ट को जोड़ लेंगे सर, जिसमें ज्यादा होगा सर। दोनों साइड का टोटल करेंगे, जिस तरफ ज़्यादा होगा वही अमाउंट दूसरी तरफ लिखेंगे, बाकी की जितनी भी अमाउंट है उसे माइनस करके इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। अब इस डिफरेंस का क्या करेंगे जी, जो प्रोडक्ट का बैलेंस आया है इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। किस तरफ लिखेंगे जी, इसके अपोजिट में 31/12, क्योंकि 31/12 को ही बैलेंस निकाला, 31/12 को इंटरेस्ट कैलकुलेट करें क्योंकि क्लोजिंग डे वही है। इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 3110.03। अब क्या करें जी, इंटरेस्ट भी निकाल दिया, अमाउंट जी बोलिए प्लीज, बोल रहे थे। बैलेंस निकालेंगे सर। ओके जी, तो पहली बात तो ये, एक तो सॉल्यूशन हमारा ये हो गया, अगर पूछे कि इंटरेस्ट कितना, निकल गया। अब अमाउंट का टोटल करके इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, उतनी पेमेंट है। क्रेडिट साइड में बैलेंस आया है, कौन सा बैलेंस है जी? डेबिट बैलेंस, यानी कि ये अमाउंट धर्म के द्वारा पे की जाएगी। ठीक है, यही तो पेमेंट करनी थी, इनका हिसाब किताब हो गया, अकाउंट करंट तैयार हो गया। अब ये जो बैलेंस शीट है ये हम 31 तारीख को हिसाब किताब कर दिया, तो यहाँ लिख सकते हैं ना, टू बैलेंस बीडी, क्योंकि ये बैलेंस जो है ये तो डेबिट बैलेंस है, बैलेंस सीडी नीचे लेकर आ गए तो बैलेंस बीडी। अब पे कर दे तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसे हमने यहाँ बैलेंस लिया था वैसे ये लेकर आकर उनकी जो भी ट्रांजैक्शन और होती हैं उसके साथ में इस अमाउंट पर फिर आगे ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा। एक प्रैक्टिकल और करते हैं, थोड़ी सी एंड क्लियरेंस और भी बढ़ जाएगी कि अकाउंट करंट है जो चांदवीर का है, फॉर चांदवीर, चांदवीर के लिए है, तो यहाँ कस्टमर है या ये अकाउंट तैयार करने वाला है चांदवीर? कस्टमर सर। ओके, इसकी जो ट्रांजैक्शन दी गई है 2021 में हुई और फिर आगे 2022 में भी ट्रांजैक्शन हुई। ऐसे साल बदल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें तो दिन के हिसाब से गणना करनी है। तो अकाउंट इज टू बी प्रीपेड अप टू 1 Feb, इंटरेस्ट है 6%। 16 सितंबर को ट्रांजैक्शन हुई, ड्यू डेट है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को ट्रांजैक्शन हुई, ड्यू डेट नहीं दी, कौन सी डेट आएगी जी? जीरो लिखूं? बोलिए, गलत सही और झिझकना नहीं है। एक बार दोबारा बताना सर। ये तो है डेट, ट्रांजैक्शन की डेट, और ये है ड्यू डेट,
यहाँ पर ऊपर लिखा नहीं गया, रह गया, ये ड्यू डेट्स दी गई हैं। पहली में 16 सितंबर को जो ट्रांजैक्शन हुई उसकी ड्यू डेट दे रखी है 1 अक्टूबर, और 1 अक्टूबर को कैश रिसीव हुआ महक से 900 रुपये। ये ड्यू डेट नहीं दे रखी, खाली छोड़ रखा है। एक ही आएगी सर। एक ही आएगी क्योंकि जो ट्रांजैक्शन डेट है वही ड्यू डेट हो जाएगी अगर आपके क्वेश्चन में ड्यू डेट नहीं दी गई है तो। बस 3 या 4 पॉइंट है सारे इस क्वेश्चन में, बाकी में नहीं दी, हम ये ट्रांजैक्शन डेट दे रखी है वही लिख देंगे। और 21 और 22 का अलग अलग है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो नंबर ऑफ डेज काउंट करने, लिख देंगे कि ये 2021 में तो ये हुआ था ट्रांजैक्शन और 22 में ये हुई थी। तो यहाँ पर महक इन अकाउंट करंट विद चांदवीर। अब आप जो कह रहे थे चांदवीर कस्टमर है, तो कस्टमर का नाम तो पहले आना चाहिए था, सही बात है जी। बोलिए प्लीज, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्लियरेंस बढ़ेगी। सर पता है क्या है, जी। जब तक 3-4 बार खुद प्रैक्टिस नहीं कर लेने सर, जब तक ये सारी चीजें क्लियर नहीं हो। जी, पॉइंट्स तो बताएंगे ना, मैंने आपसे पूछा, अब आपके याद रहेगा कि ये ऐसे हुआ था। अब आप ये अकाउंट तैयार कर रहे हैं चांदवीर के लिए, आप अकाउंटेंट हैं उनके, ठीक है जी, आप चांदवीर के लिए तैयार कर रहे हैं, तो चांदवीर जिसके साथ डील कर रहा है उसके नाम का ही तैयार करेंगे ना आप। मतलब चांदवीर के बिहाफ पर आप तैयार कर रहे हैं, वर्ड क्या था, फॉर चांदवीर, अभी याद रहेगा, प्रिपेयर अकाउंट करंट फॉर चांदवीर ओके सर। इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विद महक। जो ट्रांजैक्शन चांदवीर की हो रही थी वो महक के साथ थी, आप उनके अकाउंटेंट हैं, आप उन चांदवीर के लिए तैयार कीजिए। तो पहली वर्डिंग क्या आएगी, महक इन अकाउंट करंट विद चांदवीर। अगर ये ठीक लिखा गया तो डेबिट क्रेडिट में गलती नहीं होगी। अगर आप यहाँ चांदवीर लिख देंगे तो डेबिट वाली क्रेडिट में जाएंगे एंट्री, क्रेडिट वाली डेबिट में, रिवर्स हो जाएगा अकाउंट इनका, और आपका पूरा क्वेश्चन गलत। सर ये जो लास्ट में लिखा जाता है सर विद चांदवीर, ये दुकानदार है, हाँ, जो कस्टमर है सर, ये दुकानदार है, इसका जो अकाउंटेंट है चांदवीर का, ये तैयार कर रहा है, ये कागज का टुकड़ा पकड़ाया जाएगा महक को कि आपके मतलब बीच में जो लेन देन हुआ था ये आपके लिए तैयार कर दिया है हमने, ये पकड़िए, ठीक है जी। जी ओके, माइक ऑन कीजिए और फटाफट बताइएगा कि डेबिट में आएगा क्रेडिट में आएगा। 16 सितंबर ड्यू डेट, तो डेट में लिखेंगे 16 सितंबर और ड्यू डेट में आएगा 1 अक्टूबर। ये सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। गुड सोल्ड टू महक, और अकाउंट ये महक का तैयार किया जा रहा है चांदवीर के लिए, ये वो है। तो महक डेबिट हो क्रेडिट हो जी, डेबिट होगा। डेबिट, क्योंकि सेल हुई है, सेल का क्रेडिट होता है इसलिए यहाँ डेबिट होगा। इसके बाद प्रोडक्ट निकाल दिया, नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट किया, 1 अक्टूबर को कैश रिसीव्ड फ्रॉम महक, क्रेडिट, और 1 अक्टूबर को ड्यू डेट नहीं है तो ड्यू डेट और ट्रांजैक्शन डेट दोनों सेम हो जाएंगी। 1 अक्टूबर से लेकर 1 फरवरी तक के दिन निकालेंगे जो कि 123 हो गए, प्रोडक्ट निकाल दिया। नेक्स्ट है 21 अक्टूबर को गुड्स परचेज्ड फ्रॉम महक 5,000 रुपये, तो परचेज की हम एंट्री यहाँ कर रहे थे राइट साइड में, सही बात है जी। ड्यू डेट है वो 1 दिसंबर हो गई, 21 अक्टूबर ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन डेट हो गई,
बाय परचेज 5000 यहाँ लिख दे। जी सर। अब परचेज अकाउंट डेबिट किससे खरीदा है? फ्रॉम महक। अगर यहां पर बिक्री चांदवीर के द्वारा होती है तो महक रिसीव करती है, तो महक डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। और महक से सामान खरीदा गया है तो परचेजिंग हुई है चांदवीर के लिए, तो परचेज को डेबिट करेगा, यानी कि महक को क्रेडिट करना पड़ेगा। बस यही चीजें हैं इसमें। बाय परचेज अकाउंट 62 डेज आ गए। 1 नवंबर को पेड टू महक 2500, तो कैश जो जिक्र आया था हम यहाँ लिखते थे, तो बाय कैश अकाउंट ये लिख दीजिए यहाँ पर। कैश तो हमने राइट साइड में लिखा था ना। जी सर। सेल्स हमारी लेफ्ट साइड में, परचेज राइट साइड में, लेकिन जब कभी भी कैश का जिक्र आए तो पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करके जरूर देखिएगा। क्या आएगा जी? फिर सोचिए एक बार। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। महक डेबिट टू कैश अकाउंट। जी बिल्कुल, क्योंकि महक को पे किया गया है, महक ने तो रिसीव किया पैसा। अभी ठीक है जी पॉइंट। जहां गलती होने का चांसेस है वहां आपसे इसलिए पूछते हैं, गलत बताएंगे तो आपको और अच्छे से ज्यादा याद रहेगा। और झिझकना नहीं है क्लास में कभी भी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने क्या बोला था। आप अपना पेपर पास कीजिए, तैयारी अच्छे से कीजिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो ज़्यादा बोलेगा उसका उतना एक ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ठीक है, डेबिट कर देते हैं हम यहाँ पर टू कैश अकाउंट 2500। 1 नवंबर से लेकर 1 फरवरी तक के जितने दिन बनेंगे 92 डेज, मल्टीप्लाई किया इनको, प्रोडक्ट आ गया। फिर 1 दिसंबर को फिर पेड टू महक। ओके, ये एंट्री फिर से दोबारा है, वही है। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम महक, परचेज अकाउंट डेबिट टू महक। जर्नल की एंट्री अगर आप कर लेंगे गलती नहीं होगी। महक को क्या किया गया है जी यहां पर? क्रेडिट। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हमने कितनी एंट्रीज की जर्नल की? वो यहां भी काम आएंगे आपके। तो क्रेडिट कर दिया। इसके बाद है 2022 आ गया। अब पेड टू महक, महक को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे जी? डेबिट करेंगे सर। अब बार बार दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक बार हम देख चुके हैं कि जब पेड टू महक फिर से वही एंट्री आ रही है तो हम कर देंगे। साल बदल गया, बस इतना है कि पहले हमने 2021 की लिखी थी ट्रांजैक्शन से, अब 2022 की लिख रहे हैं। और इनके बीच में लेन देन तो यही होगा, पैसे का, सेल्स और परचेज। गुड्स सोल्ड टू महक, डेबिट और क्रेडिट। महक का अकाउंट है, महक को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे जी? डेबिट करेंगे सर। सेल्स अकाउंट का क्रेडिट होता है, यानी कि महक को डेबिट करना पड़ेगा। ओके, हमारी ट्रांजैक्शंस पूरी हो गई हैं। अब प्रोडक्ट जो भी है, दोनों साइड में प्रोडक्ट का टोटल देखेंगे कि किसका ज़्यादा है। जिसका भी ज़्यादा है उसे हम पहले टोटल करेंगे, फिर दूसरी साइड में उस प्रोडक्ट को लिख देंगे और बची हुई अमाउंट को माइनस करके जो भी डिफरेंस आता है, जिसे हम कहते हैं बैलेंस। बैलेंसिंग फिगर जो प्रोडक्ट का है 1,79,300। इसके ऊपर अब इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दीजिए। दूसरी साइड में इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया, जो कि 6% दिया गया था। तो 1,79,300 6% एंड 1/3
366 डेज। 2020 होता तो यहाँ 22, सॉरी यहाँ पर 2020 कर लीजिए। तो 2020 में तो 66 डेज थे जी। सर ये हर बार 365 नहीं होगा सर? बिल्कुल होगा। जनरली आपका ये कैलकुलेशन के पर्पज से जो साल है, साल का जिक्र होता है तो 365, जैसे मंथ का जिक्र होता है तो CSR क्या कहती है 30 डेज, वैसे ही साल मतलब 365 डेज। क्वेश्चन में हो सकता है आपको दे 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, या ईयर विल बी ट्रीटेड एज द 365 डे, किसी भी लैंग्वेज में लिखकर वो इंडिकेशन वैसे भी दे सकता है। नहीं दिया गया हो तो आपको लिखना है 365 डेज। अगर सर लीप ईयर है तो उसको इंक्लूड नहीं करना? नहीं जी। ऑन जैसे आपका महीना जून जुलाई अगस्त कोई भी हो, CSR आपका एक महीना जब कभी बोला जाता है तो एक महीना मतलब 30 डेज। अब आपको ये नहीं देखना कि ये जुलाई का महीना था या अगस्त का था, लेकिन जब दिनों की बात होगी तो 30 दिन और 31 दिन अलग अलग देखे जाएंगे। जनरली जब कभी भी किसी से पूछेंगे महीने में कितने दिन होते हैं, कोई नहीं कहता कि महीना कौन सा है, जुलाई का या अगस्त का, किसकी पूछ रहे हैं आप, कभी नहीं बोलते जी। आप जनवरी में काम करते हैं, आप अपने ऑफिस में, जनवरी 31 डेज हैं। फेब में भी आपने ऑफिस में काम किया, 20 और 29 डेज हैं। ठीक है जी। तो आपकी जो सैलरी बनती है वो दिनों के हिसाब से रहती है नॉर्मली। तो क्या इनमें कोई डिफरेंस आता है कभी जनवरी और फरवरी में? नहीं सर। तो यहां महीना काउंट होता है। वो सब्सिस्टेंस अलाउंस में हम दिन देखते थे, 6 महीने में रिव्यू जरूर होता है, लेकिन हमने जो डिस्कस किया था एक क्वेश्चन में 6 मंथ्स एंड 1 डे, उसके बाद रिव्यू हुआ था। रूल के तो खिलाफ हो गया, लेकिन जो तरीका बताया गया है कि पहले कंप्लीट मंथ्स लेने हैं, उसके बाद नंबर ऑफ डेज, वो 30 डेज पूरे हो गए तो वो एक महीना हो गया। लेकिन फरवरी का महीना लेने के बाद वो महीना काउंट हो गया था और उसके बाद दिन 30 पूरे किए तो 6 मंथ्स एंड 1 डे आ गया था, उसके बाद रिव्यू हुआ था। तो ये जो तरीके हैं वो हमें फॉलो करने हैं। ठीक है जी। जी सर, जैसे कि सर इसका मतलब फरवरी में 21 फरवरी हो गया सर, तो मार्च में 20 मार्च नहीं होगा, वो दिन और मतलब 30 डेज के हिसाब से कैलकुलेट करने पड़ेंगे सर। जहां दिनों का जिक्र होगा तो दिन गिने जाएंगे जी। वैसे मंथ का जिक्र होगा सर तब? मंथ का फरवरी भी एक महीना है, जनवरी भी एक महीना है। नहीं, फरवरी से मार्च सर, जैसे कि 5 फरवरी से मान लो सर। एवरेज ड्यू डेट वाला लेते हैं कि 5 जनवरी, आपके हिसाब से 5 जनवरी के बाद 3 महीने बाद ड्यू होना है बिल, तो फरवरी मार्च और अप्रैल आ जाएगा। जी सर, हर महीने की सर वही डेट सर, उसी हिसाब से सर। जी, बस वो फरवरी भी महीना है, जनवरी भी महीना है। यहाँ वो नहीं देखना कि वो कितने दिन का महीना है, तो यहाँ नहीं देखेंगे कि वो साल कितने दिनों का है। अभी क्लियर है जी पॉइंट? ये तो सर ये और बताना सर, ये लेना किस में सर कि मंथ का मतलब 30 डेज है, ये कहाँ पे? ये CSR में कहीं जहाँ पर यूज करते हैं ना, वहाँ 30 डेज होते ही हम एक महीना काउंट करके महीने वाले में ऐड कर देते हैं। जैसे आपका कोई कहे कि 30 जनवरी से लेकर 5 मार्च तक बताइए कितने महीने और कितने दिन हैं। तो जनवरी के 2 दिन, हम इसमें महीने जो कंप्लीट हैं उनको अलग लिख लेते हैं,
फेब का 1 महीना हो गया, फिर मार्च के 5 दिन नहीं, आप इसमें लीजिए 29 मार्च, ठीक है। तो जैन के 2 दिन, सही बात है, 30 और 31। फरवरी का महीना एक अलग हो गया। फिर दिन देखेंगे कि मार्च के 29 दिन हैं, टोटल हो गए 31 डेज। इसका मतलब क्या है, 30 दिन यहां से उठाएंगे और 1 महीना और जोड़ देंगे उधर। फिर क्या बचा रह गया जी, यहां पर 1 दिन बचा रह गया। जी सर। तो यहां 30 जनवरी से लेकर 29 मार्च तक 2 महीने और 1 दिन बना है। जब आप पेंशन वगैरह कैलकुलेट में जब दिनों की कैलकुलेशन करेंगे, वहां इस प्रकार कैलकुलेशन होगी। वो एम्प्लॉय इस डेट से इस डेट तक छुट्टी पर रहा, या ये कह दे कि 30 जनवरी से इतने दिन तक छुट्टी रहा, तब हम दिनों पर चलेंगे। तब वो महीना 30 का 31 का सब देखा जाएगा कि वो मार्च में गया है, 20 मार्च से स्टार्ट हुआ है तो 31 मार्च भी आएगा, फिर 1 अप्रैल स्टार्ट करेंगे। वो तो सीरीज चलेगी। तो हर जगह का अपना अपना वो तरीका है। लेकिन अगर कोई पूछे कि 30 जनवरी से लेकर 29 मार्च तक कितने महीने और कितने दिन हुए, तो 2 महीने और 1 दिन बनेगा। ये टोटल करते समय हमें 30 दिन पूरा होते ही हम 1 महीना ऐड करते हैं। ये 30 दिन का महीना वहां गिना जाता है जी, और 1 दिन जो बचा रह गया वो 1 दिन अलग से लिखते हैं। यही पॉइंट है जी। आप जी सर, जो बीच में महीना गया वो चाहे कितने भी दिन का सर, वो उतना ही रहेगा। हाँ देखिए, यहाँ फरवरी भी हमने काउंट किया, वो पूरा महीना, जी सर। वो तो कंप्लीट मंथ है, वो कंप्लीट ही रहेगा, वो महीना ही काउंट होगा, दिन कितने ही हों। बस केवल वो देखने पड़ेंगे सर, पहले वाला और लास्ट वाला। हाँ, जब डेज का जिक्र आएगा तब हम उसके हिसाब से देखेंगे। जी सर। ओके जी। तो यहाँ हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, ओके, टोटल भी कर दिया। फिर अमाउंट का टोटल करेंगे दोनों साइड में, और फिर जो पहले की जितनी भी अमाउंट का लेन देन में डिफरेंस है वही है बैलेंस शीडी, कि अब महक के द्वारा इतना रुपए पे किया जाएगा। क्योंकि ये क्रेडिट साइड में है तो ये डेबिट बैलेंस है, महक डेटर है, ये अमाउंट पे की जाएगी। इंटरेस्ट पूछा जाए तो इंटरेस्ट यहाँ बनता है 29.47, 29 रुपये 47 पैसे का इंटरेस्ट बना है, और पेमेंट इस चीज की जाएगी। तो ये अकाउंट करंट तैयार हो गया है, जो कि चांदबीर के लिए तैयार किया गया है। वर्डिंग स्टार्टिंग में यही थी, अकाउंटेंट तैयार कर रहा है चांदबीर के लिए, ये फर्म है जो तैयार करवा रही है अपने अकाउंटेंट से। तो वर्ड्स ध्यान रखना, जो भी इसमें आते हैं वो हमने डिस्कस किए। तो अकाउंट करंट में यही आपकी चीजें हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा इनकी। अकाउंट करंट आज हमारा कंप्लीट होता है। सर ये कितने नंबर का रहता है सर अकाउंट करंट? हर बार आता भी नहीं है जी, ये तो लास्ट में डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि जो पहले इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो पहले डिस्कस की है। अब इनमें से बाकी जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग से भी जो सिलेबस में दिया गया है, इनमें से जो कोई भी पूछ ले, किसी को छोड़ भी सकता है। क्या कहा गया है कि मिनिमम 50% आपके प्रैक्टिकल रहेंगे, तो इसका मतलब है कि 50% तो रहेंगे ही रहेंगे, कभी 55 या 60% भी प्रैक्टिकल दे सकता है एग्जामिनर, मिनिमम ये बताई गई है। कभी थ्योरी कम करके हो सकता है ये प्रैक्टिकल डाल दे, 10 नंबर का डाल दे। ठीक है जी। जी सर, वैसे जब भी आओगा सर वैसे 10 नंबर का आता सर ये? हाँ, तकरीबन 10 नंबर के आपके एवरेज रहेगी इसकी। जी सर। ओके जी।